हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूटेरिया। मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार स्पेशल वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत आज के वीडियो में, जिसमें हम लोग आज बिहार के मिट्टी के संबंध में पढ़ेंगे। इससे पहले बिहार स्पेशल श्रृंखला के अंतर्गत हम लोगों ने बिहार के परिचय, बिहार के भौतिक विभाजन, नदी, इसके अलावा बिहार की जनसंख्या आदि के संबंध में पढ़ लिया है। आज के वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से बिहार की मिट्टी और बिहार के आने वाले चैप्टर्स में हम लोग खनिज संसाधन और कृषि सिंचाई संबंधी महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले बीपीएससी के एग्जाम हो या फिर सीडीपीओ का एग्जाम हो या बिहार एसआई से संबंधित एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम में ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज के चैप्टर हम लोग जानना चाहेंगे कि कैसे ये बिहार में मिट्टी का संरचना बनी और मिट्टियों को किस प्रकार से डिवाइड करके पढ़ा जाता है और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं और उसे बनाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और आते हैं सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि मिट्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु क्या है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम, बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रण से जो कण से तैयार होते हैं उन्हें हम लोग मृदा या मिट्टी के रूप में जानते हैं। जब भी अगर ये पृथ्वी है, इसकी बहुत ही पतली सेंटीमीटर मोटी जो परत होती है उसे हम लोग मृदा के रूप में जानते हैं और वही उपज का कारण होता है। यानी अगर भूमि जो है उर्वरा शक्ति लेकर के आती है तो उसके पीछे रीजन होता है मृदा। तो उसी मृदा और मिट्टी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह पे जो मध्यम बारीक कण होते हैं जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों का मिश्रण पाया जाता है, उसी पतली परत को हम लोग मृदा या मिट्टी कह करके संबोधित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने से होता है तथा इनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी पहाड़ी के टूटते टूटते नीचे आने में मोटी मोटी परतें पहले बनती है, छोटे छोटे पत्थर आते हैं और फिर वो धीरे धीरे टूटते टूटते महीन बारीक कणों में परिवर्तित हो जाते हैं और वही बारीक कणों का परिवर्तन दर बाद में मृदा का रूप ले लेता है। मृदा के निर्माण के क्रम में बहुत सारी चीजें जिम्मेवार होती हैं, जैसे वर्षा की मात्रा, जल का क्षेत्र कैसा है, इसके अलावा वहाँ की आर्द्रता क्या है, वहाँ के तापमान क्या है, वहाँ के आसपास की वनस्पति क्या है और प्राकृतिक वनस्पति के क्षेत्र सभी मिल करके तैयार करते हैं किसी मृदा को और उस मृदा के अंदर के गुण को। यानी वह अपने आसपास के भौतिक संरचनाओं और भौगोलिक दशाओं से नियंत्रित होता है। यानी किसी मृदा में उपज की शक्ति होगी या नहीं होगी, उसका रंग काला होगा या लाल, ये सभी कुछ उसके आसपास के प्राकृतिक वातावरण से निर्धारित होता है। तो उसी पॉइंट को आज हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। बात करें मृदा का अध्ययन जो है मृदा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, जिसे हम लोग पेडोलॉजी के नाम से जाना जाते हैं। तो पेडोलॉजी जो होता है इसके अंतर्गत हम लोग करते हैं मृदा का अध्ययन। इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट में आए तो विश्व मृदा दिवस भी मनाया जाता है ताकि मृदा के संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। यह 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न आए हैं, तो इसलिए इसको भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसके अलावा बात करें तो बिहार एक मैदानी राज्य है और बिहार के मृदा से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा इसको भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। बिहार के मृदा में अगर बात करें तो बिहार एक मैदानी राज्य है जहां पर मृदा का जो सबसे मैक्सिमम पार्ट है वो 90% तक जलोढ़ मृदा के रूप में पाया जाता है। हालांकि इस जलोढ़ मृदा को जो है कछारी मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा इस जलोढ़ मृदा को जो है हम लोग अपोढ़ मृदा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से बिहार में मैक्सिमम जो मृदा का स्वरूप है वो जलोढ़ मिट्टी के रूप में है, जिसे हम लोग कछारी मिट्टी भी कहते हैं। कैसे होता है इन मृदा का निर्माण, आइए थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले जानिए कि बिहार में जो मिट्टी है इसकी संरचना कैसे कैसे तैयार हुई है। उत्तर बिहार हो या दक्षिण बिहार, इन दोनों में भौगोलिक दशाएं पूरी तरह से अलग अलग देखने को मिलती है, जिसके कारण मृदा का स्वरूप जो है उत्तर बिहार में कुछ और है और दक्षिण बिहार में कुछ और देखने को मिलता है। उत्तर बिहार की मृदा को देखें तो पर्वत पादीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टी की संरचना से निर्मित है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है तथा नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है, जो कि आपने ज्योग्राफी में काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं आपने पढ़ी होंगी। दक्षिण बिहार की मिट्टी को भी 4 भागों में बांटा जाता है। टाल मिट्टी, इसे ताल मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि तालाब का उच्चारण है ये टाल।
दूसरा है कगारी मिट्टी कहा जाता है। इसके अलावा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को करेल कैवाल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और कगारी जो होती है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी के प्रकार की होती है। इसके अलावा लाल पीली मिट्टी जिसे बलथर मिट्टी भी कहा जाता है, ये मिट्टी भी दक्षिण बिहार की प्रमुख मिट्टी है। तो इस प्रकार से उत्तर बिहार में 4 मिट्टी के प्रकार और दक्षिण बिहार में भी 4 मिट्टी के प्रकार के रूप में हम लोगों ने इसे बांटा है ताकि इसे आसानी से पढ़ा जा सके, समझा जा सके। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब ये देखिए, ये है नेपाल। नेपाल में क्या है तो हिमालय की श्रृंखलाएं। इस हिमालय की श्रृंखलाओं से बिहार में कई नदियां निकलती हैं जो कि बिहार को 2 बराबर भागों में बांटने वाली गंगा नदी में आकर के मिल जाती हैं। जैसे यहाँ से कोसी आकर के मिलती है, तो यहाँ से बूढ़ी गंडक, फिर गंडक, इस तरह से बहुत सारी नदियां हैं जो हिमालय से निकल करके आती हैं और गंगा नदी में मिल जाती है। इस क्रम में जो हिमालय के चट्टानी मिट्टी है उनको वो अपने साथ रास्ते भर ले करके चलती है, जो धीरे धीरे कर करके वो महीन कणों में बदल जाती है और फिर जब वो मैदानी इलाकों में आते हैं तो बाढ़ के दौरान इसका विस्तार मैदानी क्षेत्रों में करते जाते हैं। यानी पूरी तरह से जो मैदानों का निर्माण होता है वो नदियों के माध्यम से ही होता है। तो उत्तर बिहार का 95% जो भाग है वहाँ पर मुख्य रूप से मैदानी मिट्टी ही पाए जाते हैं और इन मैदानी मिट्टियों का निर्माण जो है वो मुख्य रूप से नदियों द्वारा किया जाता है। दक्षिण बिहार में भी कई ऐसी नदियां हैं जिनके कारण ये जो मैदानी इलाका है ये डेवलप हुआ है और यहाँ पर भी मैदानी क्षेत्रों की ही संबंधित मिट्टियां पाई जाती है। जैसे हमने केरल कैवाल मिट्टी आदि देखा या कगारी मिट्टी को देखा, ये है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पर कैमूर और रोहतास के कुछ पठारी क्षेत्र हैं। इसके अलावा इस तरफ भी पठारी क्षेत्र है जिसके कारण पठारों के टूटने फूटने से जो मिट्टी का निर्माण हुआ है वो लाल पीली या लाल बलुई मिट्टी के रूप में जाना जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यही समझने का प्रयास करेंगे कि मिट्टियों के संरचना के क्रम में अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी है और किस मिट्टी की होती है क्या खासियत और किन खासियत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और बारी बारी से सभी मिट्टियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आते हैं उत्तर बिहार की मिट्टी के संबंध में। तो उत्तर बिहार की मिट्टी की बात करें तो उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण जो है वो हिमालय से निकलने वाली नदियों के माध्यम से होता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों में अगर उत्तर बिहार में देखें तो गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ये प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा छोटी मोटी बहुत सारी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं और मैदानी भागों में प्रवेश कर बाद में गंगा नदी में मिल जाती हैं। उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 उपवर्गों में बांटा जाता है जिसे हम लोगों ने देखा भी। अब उसे बारी बारी से सभी बिंदुओं को पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले मिट्टी की ओर आते हैं जिसे हम लोग पर्वत पादीय मिट्टी कहते हैं। ये सबसे पहले आप समझ लें कि अगर आपका बिहार का मैप आपने देखा है तो ये कॉर्नर जो इसमें देखते हैं पश्चिमी चंपारण का हिस्सा, यहाँ पे गंडक नदी प्रवेश भी करती है, तो इसी कॉर्नर वाले हिस्से में ये मिट्टी पाई जाती है। तो यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग के सुमेश्वर श्रेणी के आसपास के हिस्सा में पाया जाता है। और सुमेश्वर श्रेणी के संबंध में हम लोगों ने बिहार का जो भौतिक संरचना पढ़ा था उसमें स्पष्ट रूप से पढ़ा था कि यही पश्चिम उत्तर जो क्षेत्र है इसी में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। इस पहाड़ी पर पर्वत पादीय मिट्टी जो होती है वो पर्वतों के टूट करके जो थोड़े मोटे मोटे कण और बलुई कणों के मिश्रण वाले मिट्टी होते हैं उसे पर्वत पादीय मिट्टी या पिडमोट मिट्टी भी कहा जाता है। पिडमोट मिट्टी से नाम से प्रश्न भी पूछा गया है, हम लोग आगे देखेंगे भी। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी हो जाती है और यह उपजाऊ भी होती है। जैसे ही इस जल की मात्रा इस मिट्टी में सोख ली जाती है तो थोड़ी सी उपजाऊ जो है ये मिट्टी हो जाती है और यहाँ से उपज से रिलेटेड जो है प्रश्न जो है वो बन सकते हैं। उसके बाद आते हैं इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी हो जाती है और ये उपजाऊ हो जाती है। यह मृदा मुख्य रूप से धान, गन्ने आदि के लिए अनुकूल होता है। तो सोमेश्वर की इस क्षेत्र में एक तो बंगाल का जो हमारा जो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है वो उसी क्षेत्र में पाया जाता है और इसके अलावा उस क्षेत्र में आपको धान और गन्ने की अच्छी फसल जो है वो देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में नमी अधिक होने के कारण, जल सोखने की क्षमता अधिक होने के कारण यह इन्हीं फसलों के लिए उपजाऊ होता है। और किस क्षेत्र में पाया जाता है तो उत्तर पश्चिमी में, यानी जो हमारा पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये मुख्य रूप से मिट्टी पाई जाती है।
दूसरा मिट्टी हम लोग बात करते हैं तराई मिट्टी। तराई मिट्टी क्या है? अगर आप बिहार का मैप देखेंगे तो ये जैसे ही नेपाल हुआ, इस नेपाल से सटे हुए एक पतली पट्टी ले लीजिए, पूरा यहाँ पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक, इसी पतली पट्टी के बीच में जो मिट्टी पाई जाएगी इसे तराई कहते हैं। और इसे नेपाल का तराई क्षेत्र भी हम लोगों ने आम बोलचाल की भाषा में उपयोग करते हैं, तो वही है तराई मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा पर पश्चिम में चंपारण से लेकर के पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर लंबी चौड़ी पट्टी के रूप में जो है ये देखने को मिलती है। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकर रेत की मात्रा भी अधिक पाई जाती है और कई जगहों पर ये दलदली मिट्टी के रूप में भी देखने को मिलती है। लेकिन इसके मध्यम श्रेणी की उर्वरता के साथ ही पर्याप्त आर्द्रता होती है इसमें, और पानी की मात्रा चूंकि हिमालय से आने वाली नदियों से इसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी मिल जाता है, जिसके कारण ये उपजाऊ हो जाती हैं। तो पानी मिलने के कारण इसके हल्के भूरे रंग के या पीले रंग की मिट्टी हो जाती है, और यह मिट्टी धान, पटसन, गन्ना जिनमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है वैसे फसलों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ क्षेत्रों में इस मिट्टी में मक्के की खेती भी काफ़ी अच्छी की जाती है, लेकिन गन्ने और पटसन के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी माना जाता है। तो यानी आप तराई मिट्टी को अगर भौगोलिक रूप से अगर मैप आपको बिहार का याद है तो आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि किस क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाएगी और क्या खासियत होगी इस मिट्टी की। तीसरी मिट्टी की ओर आते हैं, जो कि है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर मिट्टी भी कहते हैं, और नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंचता है। उत्तर बिहार के अगर क्षेत्र में देखें तो उत्तर बिहार में क्या होता है, कुछ इलाकों में प्रतिवर्ष बाढ़ आते हैं और कुछ बीच वाले क्षेत्र जो होते हैं वहां प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आते हैं। तो ऐसे बीच वाले एरिया में जिन मिट्टियों का विकास हुआ है वो बांगर है। हालांकि इनका प्रारंभिक विकास नदियों के कारण ही हुआ, लेकिन अभी निरंतर वहां पानी नहीं मिलने के कारण ये नवीन जलोढ़ न होकर के पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जिन्हें हम लोग बांगर मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघरा गंडक दोआब यानी दो नदियों के बीच वाले क्षेत्र में, जिसे हम लोग दोआब कहते हैं, उन क्षेत्रों में हुआ है। इसके अलावा बूढ़ी गंडक और जो कोसी नदी है उसके दोआब क्षेत्र के बीच में देखने को मिलता है। इसका विस्तार अगर देखें तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में मिलता है। हालांकि ये संपूर्ण क्षेत्र जो है पूरी तरह से बांगर वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ भी प्रतिवर्ष बाढ़ आते हैं और यहाँ पर भी प्रतिवर्ष ये देखने को मिलता है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी भी आ जाते हैं। तो यानी एक जिला पूरा का पूरा बांगर हो ये जरूरी नहीं है, उसका आधा हिस्सा खादर और आधा हिस्सा बांगर भी हो सकता है। इस मृदा में चूना और पोटास की अधिकता होती है और फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है, तथा इसकी प्रकृति क्षारीय हो जाती है क्योंकि यह काफ़ी पुरानी होती चली जाती है। इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूं, मक्का, तंबाकू, ईख यानी हर तरह के फसल उपजाए जा सकते हैं। अगर सिंचाई की व्यवस्था कर ली जाए तो किसी भी प्रकार के फसलों को यहाँ उपजाया जा सकता है। तो ये इसकी खासियत होती है। नेक्स्ट आते हैं जो कि है नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी में हम लोग बात करते हैं जिसमें प्रतिवर्ष बाढ़ आते हैं, वैसी मिट्टियों का विकास नवीन जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत होता है। नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा आदि नदियों के आसपास वाले क्षेत्रों में होता है जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आते हैं। इस मिट्टी का रंग जो है वो गहरा भूरा हो जाता है और बालू के कण भी इसमें पाए जाते हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। जैसे आप पढ़ते भी हैं कि यूरिया का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा मैदानी इलाकों में किया जाता है। इसका रीज़न यही होता है कि यूरिया में नाइट्रोजन होता है और जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, इसीलिए उसमें यूरिया का प्रयोग अधिक किया जाता है। यह मिट्टी अत्यधिक उर्वर होती है। यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, तो जलोढ़ मिट्टी होती है और जलोढ़ में भी सबसे ज़्यादा तो खादर, बांगर की तुलना में खादर जो है वो अधिक उपजाऊ हो जाती है। इसमें पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के कण हो जाते हैं, जिसके कारण धान, गेहूं, जूट, मक्का यानी किसी भी तरह के फसल को इसमें उपजाया जा सकता है क्योंकि इसमें सिंचाई के तत्व विद्यमान होते हैं। इसके अलावा प्रतिवर्ष ये रिचार्ज होती है, इसमें उर्वरक भी कम खर्च होते हैं और इस मिट्टी से उपज भी ज़्यादा मिलता है। तो ये थे उत्तर बिहार की मिट्टी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दक्षिण बिहार की मिट्टी की ओर। तो दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के बीच वाले पार्ट में देखने को मिलेगा।
इस मिट्टी का संरचना जो है वो दक्षिण बिहार की मिट्टी को हम लोग 4 वर्गों में बांटे हैं और दक्षिण बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है उसके आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण किया जाता है। तो चलिए आते हैं पहले मिट्टी के क्रम की ओर, जिसे हम लोग टाल मिट्टी कहते हैं। इसे हम लोग ताल मिट्टी भी कहा जाता है। तो कभी कभी ताल लिख करके अगर प्रश्न आएगा तो आप बना सकते हैं। टाल में निम्न भूमि क्षेत्र होता है जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित हो जाता है, यानी पानी से भर जाता है, यानी सालों भर वहां पे थोड़ा बहुत पानी लगा होता है, जिसके कारण ही तालाब शब्द को ताल शब्द या टाल शब्द के रूप में उच्चारण किया जाने लगा और पानी लगे क्षेत्रों के नीचे की मिट्टी को टाल मिट्टी के रूप में जाना गया। यह टाल मिट्टी मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो ये अगर बिहार है और ये बिहार की गंगा नदी, तो गंगा नदी के किनारे एक पतली पट्टी बना लीजिए और इसी पट्टी में जो मिट्टी है इसी को टाल मिट्टी कहा जाता है। तो बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हैं। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है जो कि बक्सर से लेकर के भागलपुर तक गंगा के किनारे है, जो कि गंगा के दक्षिण साइड में है। यह मिट्टी मोटे कणों वाली धूसर रंग की होती है और भारी मिट्टी होती है। इस मिट्टी में रबी फसल अच्छी होती है, क्योंकि क्या होता है जो खरीफ का टाइम होता है उस खरीफ फसल के टाइम में इसमें पानी लगा होता है। तो पानी लगे होने के कारण यहाँ मिट्टी सूखती नहीं है, जिसके कारण फसल नहीं हो पाते हैं। रबी के मौसम में जाते जाते ये पानी सूख जाता है तो यहाँ पर उपजाऊ अधिक हो जाती है ये मिट्टी और रबी की पैदावार बहुत अच्छी होती है। तो यानी रबी के सीजन के फसलों को यहाँ पे अच्छे ढंग से उपजाया जाता है। इसके अलावा दलहन और सब्जी की खेती भी इन मिट्टियों में अच्छी हो जाती है। इसके अलावा अगर आते हैं हम लोग तो कगारी मिट्टी, जो कि जिस तरह से हम लोग उत्तर बिहार में मैदानी मिट्टी को देखा उसी तरह से कगारी भी है। ये गंगा नदी के दक्षिणी तट पर सोन, फल्गु, पुनपुन, क्यूल नदियों के किनारे की इस मिट्टी को कहा जाता है। तो यानी जो नदियां हैं उस नदियों के किनारे वाली जो मिट्टी हैं दोनों तरफ, इसी मिट्टी को जो है कगारी मिट्टी के रूप में जाना जाता है। तो ये भी काफ़ी उपजाऊ होती हैं क्योंकि ये नदियों से पानी और अन्य तरह के तत्व भी ग्रहण करते हैं। तो मिट्टी मोटे अनाज और सब्जी के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। और इसके अलावा अगर बात कर ले तो इसमें जो है मक्का, सरसों, मिर्च आदि का भी उत्पादन किया जाता है। यानी मोटा मोटी सभी तरह के फसलों का उत्पादन हो सकता है इस मिट्टी में, लेकिन सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं जो कि सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है दक्षिण बिहार में, वो है पुरानी जलोढ़, जिसे करेल कावाल मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर के भागलपुर तक, यानी सबसे मैक्सिमम भाग में जो दक्षिण बिहार का है उसमें यही मिट्टी फैली हुई है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है, क्योंकि ये भी जलोढ़ का ही एक प्रकार है। इस मिट्टी में जल सोखने की क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इस मिट्टी का रंग जो है वो गहरा भूरा और पीला देखने को मिलता है। इस मिट्टी में अगर उपजाए जाने वाली फसलों की बात करें तो मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर, गेहूं आदि फसलें हैं जिसमें इसका उत्पादन किया जाता है। तो करेल कैवाल जलोढ़ मिट्टी का एक प्रकार है जो मुख्य रूप से दक्षिण बिहार में पाया जाता है। और चूंकि वर्षा की मात्रा दक्षिण बिहार में कम है, जिसके कारण मिट्टी की संरचना उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। मैंने शुरू में ही बताया कि तापमान, वर्षा की मात्रा, जलवायु की दशाएं, भौगोलिक संरचनाएं, ये कई ऐसे तत्व हैं जिसके कारण मिट्टी प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि उत्तर बिहार के मिट्टी के गुण और दक्षिण बिहार के मिट्टी के गुण थोड़े से अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं और बढ़ते हैं हम लोग लाल पीली मिट्टी, जिसे बलथर मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, जो कि दक्षिण बिहार की एक प्रमुख मिट्टी है। पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इस मिट्टी का विस्तार है। तो यानी कैमूर से लेकर के राजमहल, यानी बिहार का अगर ये क्षेत्र है तो यहाँ से अगर हम लोग मिट्टी को देखें और इस तरह से ये जो हिस्सा है इसी हिस्से में पाई जाती है लाल एवं पीली मिट्टी। ये लाल एवं पीली मिट्टी कैसे होगी? तो आयरन ऑक्साइड की मात्रा से ये लाल होता है और इसी मिट्टी में जब पानी मिल जाता है फिर इसका कलर जो है वो पीला होने लगता है। तो यानी लाल और पीला आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है और ये पठारी इलाकों से सटा हुआ है, जिसके कारण इस मिट्टी की संरचना जो है वो लाल और पीली हो जाती है। जैसे ही मिट्टी लाल और पीली होगी आयरन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तभी होगी, और आयरन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो इसकी उपज की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगेगी।
तो बात करते हैं इसमें, यह मिट्टी जमुई, मुंगेर, खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा, औरंगाबाद के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत एवं कंकड़ की बहुलता होती है एवं इसकी उर्वरा शक्ति जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। इस मिट्टी में जल संग्रहण की क्षमता जो है वो भी कम होती है। इस मिट्टी में लौह तत्व की प्रधानता यानी आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण इसका रंग लाल हो जाता है और इसकी प्रकृति जो है वो अम्लीय हो जाती है। इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा यानी मोटे टाइप के जो अनाज होते हैं, जैसे अरहर, बाजरा आदि जो मोटे अनाज होते हैं, उनका उत्पादन इस क्षेत्रों में अच्छा खासा होता है, क्योंकि उसमें उर्वरा की शक्ति कम जरूरत पड़ती है। अब आते हैं नेक्स्ट कुछ अन्य पॉइंट को देखते हैं, जिसमें बिहार में एक मिट्टी है जिसे हम लोग लाल बलुई मिट्टी कहते हैं। ये भी दक्षिण बिहार में ही पाई जाती है। अगर बिहार के मैप को देखें तो जो ये कैमूर और रोहतास का क्षेत्र है, इस कॉर्नर पे जो है ये मिट्टी पाई जाती है। तो यह मिट्टी कैमूर और रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू के कण होते हैं और लेटराइट की मात्रा होती है, जिसके कारण इसे लाल बलुई मिट्टी कहा जाता है। मुख्य रूप से इसमें भी ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाज ही होते हैं। तो यानी इस कॉर्नर पे लाल बलुई और यहाँ से लेकर के इस कॉर्नर तक जो है वो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा दक्षिण बिहार में टाल मिट्टी, केरल कैवाल मिट्टी और बलथर मिट्टी जिसे हम लोग कह रहे थे, वो मिट्टी पाई जाती है। उत्तर बिहार में अगर बात करें तो पर्वतपादीय मिट्टी, तराई मिट्टी और बांगर और खादर मिट्टी जैसे मिट्टियां उत्तर बिहार में पाई जाती है। तो बहुत आसानी से आप मिट्टियों की संरचना को रिवाइज करके याद रख सकते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं कि इन मिट्टियों से अगर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे तो कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे। आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि 66वीं बीपीएससी में ही पूछा गया था कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोट स्वयं मिट्टी पाई जाती है। अभी मैंने बताया कि जो पर्वतपादीय मिट्टी होती है उसे हम लोग पीडमोट मिट्टी के रूप में जानते हैं। और पीडमोट मिट्टी कहाँ पाया जाएगा? ऑप्शन है मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, सीतामढ़ी। आप आंख बंद करके भी उत्तर देंगे तो पश्चिमी चंपारण इसका सही उत्तर आप आसानी से चूज कर सकेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो हम लोग बात करते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो सबसे पहले तो उत्तर बिहार हम लोग चुन लेंगे। अब इसमें देखेंगे कि उत्तर बिहार का क्षेत्र जहां पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार है, तो पटना गया, ये दक्षिण बिहार पहले ये, फिर पूर्णिया में और गया में, पूर्णिया और पटना, दरभंगा और पूर्णिया। तो अगर बात करें तो पूर्णिया ऐसा क्षेत्र है, दरभंगा ऐसा क्षेत्र है जहां प्रतिवर्ष बाढ़ की संभावना बनती है। तो जैसे ही ये बाढ़ आधारित क्षेत्र हमको दिखाई देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा नवीन जलोढ़ मिट्टी, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी नहीं मिलेगी। तो ये तीनों ही ऑप्शन कट जाएंगे। और अगर हम दक्षिण बिहार में जाते हैं तो हमारा पटना और गया ऐसा क्षेत्र है जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आते हैं, और इन क्षेत्रों में अगर पाई जाएगी तो जब भी पाया जाएगा तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाएगी। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और पटना गया का क्षेत्र जहां पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, यानी बिहार के मैक्सिमम भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन है पहाड़ी मिट्टी, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि बिहार में पहाड़ की मात्रा ही बहुत कम है। कछारी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, तराई मिट्टी। तराई मिट्टी भी बहुत कम क्षेत्र में है। रेगुर मिट्टी जो कि काली मिट्टी होती है यहाँ पे नहीं के बराबर है। तो सबसे ज़्यादा कौन है? कछाड़ी, जिसे हम लोग जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। जब इस तरह के वर्ड अगर आपको नहीं समझ में आए तो इसका इंग्लिश में जो क्वेश्चन लिखा रहेगा उसको जरूर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, तो आप आसानी से इसके ऑप्शन को पकड़ पाएंगे। तो इसका सही उत्तर जो है वो है कछाड़ी, यानी जलोढ़ मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 64th बीपीएससी में पूछा गया था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो साउथ बिहार। ऑप्शन है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, गंगा के तटीय क्षेत्र, रोहतास एवं कैमूर पहाड़ी के तटीय क्षेत्र। तो यानी रोहतास और कैमूर के जो क्षेत्र हैं इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है लाल बलुई मिट्टी। तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन